संविधान बेकार है अगर उसके साथ गारंटी ना हो, वारंटी ना हो, और वो तब भी बेकार है वो जिनके लिए बनाया गया है उनके अंदर चेतना ना हो साथियों। जो क्योंकि संविधान एक लिखित दस्तावेज है, इसको एक चुनी गई संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था और संविधान सभा में लगभग सभी सोशल क्लासेस का और सभी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेशन था जो, और पूरी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन था, और हर बात पर एक जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हुई है एक एक अनुच्छेदों पर साथियों। राजा कल एक संदेश सुना देता था कि ऐसा हो जाए, उसको साक्ष्य पे नहीं सुना जाता था, उसकी आप त्रिस्तरीय अपील नहीं कर सकते थे, कहीं रिवीजन नहीं फाइल कर सकते थे। लेकिन एक संवैधानिक तंत्र में, एक संवैधानिक देश में ये व्यवस्थाएं रखी जाती हैं ताकि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार जो जीने के लिए नितांत आवश्यक है, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए नितांत आवश्यक है, उनका हनन ना हो। ये जो संवैधानिक अधिकार है वो वस्तुतः पार्लियामेंट के द्वारा न खत्म करके इस देश की न्यायपालिका के द्वारा खत्म किया गया। मंडल कमीशन को कांसीराम जी के पॉलिटिकल प्रेशर में उन्होंने 500 जनसभाएं की, पूरे देश में जन चेतना को जागृत कर दिया, और वोट क्लब पे देवीलाल के साथ मिलकर के जो सरकार गिराने की धमकी दी जब विश्वनाथ प्रताप सिंह को, तो उस डर में उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की एक झटके में। ओबीसी को भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन की रिकमेंडेशन मंडल कमीशन की रिपोर्ट में है, जो अभी तक लागू नहीं हुआ। और आप अगर इसको ईमानदारी से देखें तो इसके आधार पर एक बहुत बड़ा घोटाला हर 5 वर्ष में होता है, और एक बहुत बड़ा घोटाला हमारे साथ चल रहा है क्योंकि जाति की जनगणना ही गवर्नमेंट नहीं करा रही है। तो इसलिए हमारे सारे सवाल सोशल जस्टिस के सवाल हैं और न्याय के सवाल हैं, उनको अलग करके देखा नहीं जा सकता जब तक पब्लिक पॉलिसी पर डिबेट नहीं होगी, गवर्नमेंट पॉलिसी का क्रिटिसिज्म नहीं होगा, और उसके आधार पर एक बड़े समूह की जन चेतना को जागृत करके, लामबंद करके उसको वोट की ताकत में, क्योंकि सरकार को जब तक ये डर नहीं लगेगा कि जिन वर्गों के खिलाफ हम स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, कानून पास कर रहे हैं, ये वर्ग आने वाले आम चुनावों में हमको मतदान नहीं करेंगे। मैं यहां पर जो डिस्कस करना चाहता हूं, जिस बात से अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं साथियों, जो भारत का संविधान है वो एक लिखित दस्तावेज है, और जो कानून होता है वो सामाजिक परिवर्तन का नियम होता है। हम कानून किस लिए बनाते हैं? कानून इसलिए बनाया जाता है कि जबरा मारे रोए न दे, और मत्स्य न्याय की जो एक पुरानी व्यवस्था सदियों से चली आ रही थी, उस व्यवस्था को खत्म करके अधिकार, दलील, अपील और प्राकृतिक न्याय, राइट टू हियरिंग, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, सुने जाने का अधिकार। राजा कल एक संदेश सुना देता था कि ऐसा हो जाए, उसको साक्ष्य पे नहीं सुना जाता था, उसकी आप त्रिस्तरीय अपील नहीं कर सकते थे, कहीं रिवीजन नहीं फाइल कर सकते थे। लेकिन एक संवैधानिक तंत्र में, एक संवैधानिक देश में ये व्यवस्थाएं रखी जाती हैं ताकि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार जो जीने के लिए नितांत आवश्यक है, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए नितांत आवश्यक है, उनका हनन ना हो। साथियों, आप सब लोग जानते हैं वाम से लगातार कई सालों से, 40-45 सालों से मूल निवासी बहुजन समाज जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के रूप में तोड़ा गया है, पछाड़ा गया है, दबाया गया है, उनको संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से उनके बीच काम करके जगाने का काम कर रहा है। अनुसांगिक संगठन के रूप में ऑल बार एसोसिएशन भी इस दिशा में एक वकीलों के संगठन के रूप में काम कर रहा है, और हम लोग उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए, बताया जाए, जगाया जाए। साथियों, जब भारत का संविधान 1949 में अडॉप्ट किया गया तो हमारे एक साथी बता रहे थे कि जैसे बाबा साहब ने इस पर चिंता व्यक्त की थी कि हम लोकतंत्र में दोहरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जहां एक तरफ एक व्यक्ति एक मूल्य होगा यानी वोटिंग राइट है, और अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वोट के आधार पर पार्लियामेंट चुनी जाएगी और सरकार बनेगी जो है, और दूसरी तरफ
हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में उसको नकार रहे होंगे। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन लोगों के ऊपर जिनको संविधान को चलाने की जिम्मेदारी, मैंडेट मिला है, जनादेश मिला है, कि वो जितनी जल्दी हो सके ये जो गैप है, ये डिस्पैरिटी है, इसको दूर करने का प्रयास करें। अदरवाइज वो लोग जो इससे पीड़ित हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के ढांचे का परखच्चा उड़ा देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे। ऐसा रिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंट है बाबा साहब का जो है। और आज आप देख लीजिए भारत के कई सारे राज्यों में, मुझे लगता है करीब 8-10 राज्यों में नक्सली मूवमेंट चल रहा है और जो संविधान में विश्वास नहीं करता है। और आप सेंसस और इंडेक्स देख सकते हैं, गरीबी के सूचकांक देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति देख सकते हैं और आप उसके आधार पर ये बाकायदा तय कर सकते हैं कि संविधान को लागू ईमानदारी से नहीं किया गया। और आज भी जो प्रॉमिसेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने किया था भारत के नागरिकों के साथ, क्योंकि संविधान एक लिखित दस्तावेज है, इसको एक चुनी गई संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था और संविधान सभा में लगभग सभी सोशल क्लासेस का और सभी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेशन था जो है, और पूरी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन था। और हर बात पर एक जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हुई है एक एक अनुच्छेदों पर साथियों जो है। तो यह चीज तय था कि देयर आर सम प्रॉमिसेस। और सॉवरेंटी किसके पास है? जैसा आप जानते हैं भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, इसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा काम है जो है। संविधान की उद्देशिका में सॉवरेंटी यानी संप्रभुता जनता में निहित है और जनता से सरकार की एक प्रॉमिस है। जनता अपनी संप्रभुता सरकार को दे रही है, शासन चलाने का अधिकार दे रही है, और जो शासन चला रहे हैं वो जनता से एक प्रॉमिस कर रहे हैं उस सॉवरेंटी को हैंडओवर करने के लिए। क्या प्रॉमिस है साथियों? सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल लिबर्टी, सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, सेकुलरिज्म, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड स्पीच, और इसके साथ साथ 3 बातें और बहुत महत्वपूर्ण, इक्वलिटी विथ फ्रेटर्निटी, इसकी एश्योरेंस विद डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन लाइफ की डिग्निटी, मतलब। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात कि ये सारी चीजों के साथ साथ नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी, इतने सारे फंडामेंटल्स हैं उस प्रॉमिस का कि सामाजिक आर्थिक न्याय देंगे, विचार अभिव्यक्ति विश्वास उपासना की स्वतंत्रता देंगे जो है, और इस आधार पर ये हुकूमत चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है और ये वो फिलॉसफी है कि आज हम उसके सहारे लड़ रहे थे और हम तब भी लड़ रहे थे, हमारे महापुरुष तब भी इस विचार को फैला रहे थे जब किसी प्रकार का संविधान नहीं लागू था, किसी प्रकार का देश में नहीं कानून लागू था। फूले तब भी लड़ रहे थे साम्या के विचार से, कबीर तब भी लड़ रहे थे, पेरियार तब भी लड़ रहे थे साथियों जो है। तो साथियों इसका एक बड़ा लंबा इतिहास है जो न्याय और अन्याय की विचारधारा से गुथा हुआ है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो कुछ लिखित सूचकांकों पर आधारित होता है साथियों जो है। इसके साथ साथ हमारे संविधान में जो गारंटी दी गई है वो इंडिविजुअल गारंटी फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन की दी गई है। भाग 16 में पूरा 330 से लेकर और 342 तक पूरा अनुच्छेद जो डाले गए हैं विशेष उपबंध, वो विशेष उपबंध किनके लिए हैं? एससी, एसटीज और ओबीसी के लिए हैं साथियों जो है। इसके अलावा जो पार्ट 3 है जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट हैं, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 14, समानता का अधिकार 15, 16, 17 अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन, 18 उपाधियों का अंत, बॉन्डेड लेबर की समाप्ति, ह्यूमन डिग्निटी को मानता है आर्टिकल जीवन का अधिकार आर्टिकल 21। तो इस तरह के पूरा संविधान अगर आप देख रहे हैं, इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल 46
कि डायरेक्शन है कि स्टेट इस तरह से इन वर्गों के लिए काम करेगा और स्पेशली एम्पावर्ड करेगा, इनेबल करेगा, ऐसे फीचर्स, ऐसे लॉज मेकिंग करेगा कि जिससे स्पेशली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एससी, एसटी, ओबीसी और वुमेन, इनका एम्पावरमेंट। इट्स अ डायरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रूलर ऑफ इंडिया। जो इस रिपब्लिक को गवर्न करेगा, रिपब्लिक को चलाएगा, उसके लिए डायरेक्शन है ये, और ये मैंडेटरी है, मस्ट है। लेकिन क्या हुआ है साथियों, और कैसे हुआ है साथियों, यहां मैं एक बात रखना चाहता हूं साथियों। संविधान बेकार है अगर उसके साथ गारंटी ना हो, वारंटी ना हो, और वो तब भी बेकार है वो जिनके लिए बनाया गया है उनके अंदर चेतना ना हो साथियों जो है। और आज क्या हो रहा है, आज ईडब्ल्यूएस आया, उसके पहले निजीकरण किया गया, रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से निजीकरण से जो है। कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्ति का प्रोसीजर लाया गया, उससे भी रिजर्वेशन को निष्प्रभावी किया गया जो है। इसके अलावा अभी इन्होंने उसको जो भी नई भर्ती का यूपीएससी में क्या बोलते हैं उसको, लीगल, हाँ, लेटरल एंट्री के द्वारा भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को निष्प्रभावी किया। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी करेंगे तो ये देखने में आता है, जब न्यायिक समीक्षा अगर करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के द्वारा समय समय पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन किया गया है, तो ये देखने में आता है कि जो संवैधानिक अधिकार है वो वस्तुतः पार्लियामेंट के द्वारा न खत्म करके इस देश की न्यायपालिका के द्वारा खत्म किया गया है। कैसे? उन अधिकारों की गलत ढंग से इंटरप्रिटेशन करके या उनको एक लंबे समय तक लिंगर ऑन करके जो है। इंदिरा साहनी का मामला आया, जब काफी लंबे समय से आर्टिकल 340 में बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रबंध किया गया था, लेकिन यह तय नहीं हो पाया कि बैकवर्ड क्लासेस कौन है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट में इस बात पे बहस हुई थी प्रॉपर कि शेड्यूल कास्ट कौन है और बैकवर्ड क्लासेस कौन है। शेड्यूल कास्ट का मसला 32 के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ही तय हो गया था कि शेड्यूल कास्ट की डिफिनीशन क्या होगी, राउंड मेज कॉन्फ्रेंस में जो है। लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध डालने के पीछे आर्टिकल 340 में ये पिछड़ा वर्ग शब्द बाबा साहब इंसर्ट करके चले गए थे, लेकिन ये पिछड़ा वर्ग कौन होगा इसकी पहचान नहीं हो पाई थी जो है। और इसकी पहचान के लिए 53 में काका कालेलकर आयोग बना, और इसके बाद उसने आर्थिक आधार पर रिकमेंडेशन किया, उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी, उसको एडमिट नहीं किया गया। देयर आफ्टर मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन ने समीक्षा की, अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, 10 वर्ष तक वो धूल फांकती रही। और जब उस मंडल कमीशन को कांसीराम जी के पॉलिटिकल प्रेशर में उन्होंने 500 जनसभाएं की, पूरे देश में जन चेतना को जागृत कर दिया, और बोट क्लब पे देवीलाल के साथ मिलकर के जो सरकार गिराने की धमकी दी जब विश्वनाथ प्रताप सिंह को, तो उस डर में उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की एक झटके में, और उसका परिणाम क्या हुआ, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया जो है। आप देखें जितना मामला, केशवानंद भारती का मामला, जितने भी प्रगतिशील, जब प्रीवी पर्सेस की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जब ये आड़े आ रहे थे प्रगतिशील कानूनों को लाने के लिए, उसी समय तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड किया। और आज देखिए इस इंदिरा साहनी के मामले में 2 क्वेश्चन तय हुआ था। एक क्वेश्चन कि सीलिंग लिमिट 50% से ज्यादा रिजर्वेशन की नहीं होगी जो है, और दूसरा एक और क्वेश्चन तय हुआ उसमें कि क्लास क्या है, कास्ट ही क्लास है। असेंबली डिबेट में भी एक क्वेश्चन तय हुआ कि भारत के संदर्भ में आप किसको क्लास मानोगे, तो कास्ट इटसेल्फ है क्लास। ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिसाइड क्वेश्चन है जो है कि कास्ट इटसेल्फ एक क्लास है जो है। तो साथियों ये जो जजमेंट सारे हुए और ये जो सारा जो चल रहा है जो खेल, इसको समझना पड़ेगा कि जब तक आर्टिकल 19, इसका उपचार क्या है। अगर बीमारी तथागत कहते हैं कि समस्या है तो उसका उपचार भी है, समस्या है तो उसका समाधान भी, अगर समस्या है तो फिर उसका समाधान भी निश्चित बना हुआ है जो है। तो इसका समाधान क्या है, मेरे हिसाब से आज जो जिस डिबेट को हम यहां बात कर रहे हैं, यही इसका एक्चुअल समाधान है। आर्टिकल 19 पब्लिक चेकिंग, जब तक पब्लिक पॉलिसी पर डिबेट नहीं होगी, गवर्नमेंट पॉलिसी का
क्रिटिसिज्म नहीं होगा। और उसके आधार पर एक बड़े समूह की जन चेतना को जागृत करके, लामबंद करके उसको वोट की ताकत में, क्योंकि सरकार को जब तक यह डर नहीं लगेगा कि जिन वर्गों के खिलाफ हम स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं, कानून पास कर रहे हैं, ये वर्ग आने वाले आम चुनावों में हमको मतदान नहीं करेंगे। क्योंकि 5 साल में जो आपको वोट का अधिकार है, आर्टिकल 325 के तहत बाबा साहब ने हमको दिया है, राजा चुनने का अधिकार, शासक चुनने का अधिकार और शासक बनने का अधिकार। और उस अधिकार के लिए 5 साल में 7 बार जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो आपका दरवाजा खटखटाने जरूर आती है। बीइंग ए वोटर, 18 साल की आयु प्राप्त करने पर प्रत्येक स्त्री पुरुष इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस, सरकार को बनाने बिगाड़ने में उसकी एक भूमिका तय हो जाती है। और उनको आना पड़ता है आपके पास पब्लिक पॉलिसी के लिए कि आप वोट दीजिए। और अगर जब वो वोट मांगने हमारे पास जब सरकार के नुमाइंदे आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे आते हैं, और अगर ये पब्लिक ओपिनियन में काउंट हो जाए उस समय और प्रोटेस्ट हो जाए तो उनको डर होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। रिजर्वेशन है इस देश में, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है। दूसरा, इस देश में प्रोटेक्टिव लॉ है एससी एसटी के लिए, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। आपने देखा कि रिजर्वेशन को बराबर छेड़ा जा रहा है, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं होता मास लेवल पर। लेकिन जब एससी एसटी एक्ट को निष्प्रभावी किया गया, आपने देखा है जैसे ही, और पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार डर गई। और आप यकीन नहीं करेंगे, इतने सारे अमेंडमेंट के साथ, अमेंडमेंट फीचर के साथ, प्रोटेक्टिव फीचर के साथ इसी पार्लियामेंट ने एससी एसटी एक्ट को पारित किया है कि हम लोग देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है उसको। जब मुकदमा लिखवाते हैं और मुकदमों में बेल में विरोध करते हैं, इतना अम्ब्रेला टाइप जो है आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है साथियों। तो जैसा कि समय भी संकेत हो गया है, बात तो मैं और भी तमाम सारी रखना चाहता था, एक बात जरूर महत्वपूर्ण रखूंगा साथियों यहां पर, जो बहुत समझ की बात है। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है 332 में आपका, उसमें प्रोविजो है, और उस प्रोविजो के हिसाब से जो भाषा है कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज की, आपका प्रतिनिधित्व आपकी जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंडल कमीशन में ओबीसी क्लासेस को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने की रिकमेंडेशन की गई थी, जो अभी भी धूल खा रही है। दूसरा, ओबीसी को भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन की रिकमेंडेशन मंडल कमीशन की रिपोर्ट में है, जो अभी तक लागू नहीं हुआ। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था है जिला पंचायत प्रधानी बीडीसी में, और वहां भी रिजर्वेशन की व्यवस्था लागू है एससी एसटी ओबीसी के लिए। और आप देखते हैं जब स्टेट वाइज चार्ट आता है रिजर्वेशन का, जैसे अभी भी हमारे यूपी में मामला फंसा हुआ है, तो वो पॉपुलेशन आउट करते हैं ओबीसी की। आप ध्यान देते होंगे इस चीज को, ध्यान दीजिएगा, जो चुनाव लड़ते हैं लोग वो जानते हैं इस बात को। तो एक डाटा है उनके पास जिला पंचायत का प्रधानी का, जिसके आधार पर वो सीटों का रिजर्वेशन करते हैं रोटेशन के क्रम में जो। और 332 को पढ़ने में एकदम क्लियर आता है प्रोविजन में, 330-32 में दोनों में आर्टिकल में, कि रिजर्वेशन जो है बेस्ड अपॉन पॉपुलेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। मैं यहां एजुकेशनल रिजर्वेशन या रिजर्वेशन इन सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं। जो पॉलिटिकल, वो तो रिप्रेजेंटेशन पे आधारित है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बेस पर जो उसका कोटा फिक्स किया गया है कि वो होना चाहिए आपका। लेकिन जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, और जिससे इस देश में बदलाव आया है और आने वाले समय में उसी से बदलाव आने की उम्मीद भी है। हम लोग तो ऐसा ही सोचते हैं कि जो भी बदलाव आएगा वो राजनीति से ही आएगा, वोट की ताकत से ही आएगा। तो उसमें जो तय प्रश्न है कि जो जनसंख्या होगी, कौन सी जनसंख्या होगी? जो जनसंख्या उपलब्ध है। जनसंख्या के लिए क्या प्रोविजन है जनगणना के लिए? कि प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना किए जाना चाहिए। तो 1911 की जनगणना को बेस ईयर मानने के बाद 1931 की गणना के आधार पर एससी एसटी को रिजर्वेशन मिला। और इसके बाद डिलिमिटेशन एक्ट बना पार्लियामेंट, जिसके आधार पर
सीटों का रिजर्वेशन करती है कि ये सीट एससी को अलाट होगी, ये सीट एसटी को अलाट होगी जो है। और आप अगर इसको ईमानदारी से देखें तो इसके आधार पर एक बहुत बड़ा घोटाला हर 5 वर्ष में होता है, और एक बहुत बड़ा घोटाला हमारे साथ चल रहा है, क्योंकि जाति की जनगणना ही गवर्नमेंट नहीं करा रही है। तो इसलिए हमारे सारे सवाल सोशल जस्टिस के सवाल हैं और न्याय के सवाल हैं, उनको अलग करके देखा नहीं जा सकता। मेरा ये सबमिशन है इस मंच के माध्यम से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये अनुरोध है, हमारे बामसेफ के नेतृत्व से ये अनुरोध है कि जाति के जनगणना के मुद्दे को, फीचर को बामसेफ अपने सेंट्रल एजेंडे में लेकर, क्योंकि इससे बड़ी लूट हो रही है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, ये सोशल क्वेश्चन नहीं है। जाति की जनगणना कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 330-32, अकॉर्डिंग टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कि साहब पंचायतों का आप निर्धारण कैसे करोगे? जाति का डाटा आउट करो साहब आप जो है, तो नंबर ऑफ सीट हमारी इंक्रीज कर जाएगी, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमारा बढ़ जाएगा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं साथियों, और इन सवाल को हमको पब्लिक पॉलिसी को घेर कर, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके और पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर दबाव बनाए बिना हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। जो लोग इस बात को कहते हैं, मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, निर्देश है, जो लोग इस बात को कहते हैं कि अरे भाई राजनीति से हमसे क्या मतलब आपको रखना पड़ेगा। सुबह उठकर बिजली का बल्ब बंद करने से लेकर, नल का पानी शुरू करने से लेकर, बच्चे को स्कूल भेजने से लेकर और मोटरसाइकिल कार से स्कूल जाने तक आप बिजली विभाग, जल निगम, नगर निगम, एजुकेशन विभाग, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और दिन भर गवर्नमेंट के दायरे में डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, यूरिया का दाम, बच्चों की फीस, ट्रांसफर पोस्टिंग, यहां तक कि हैंडपंप कहां गड़ेगा और बिजली का पोल गड़ना, यह भी एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है इस देश में। तो साहब आपको राजनीति करनी पड़ेगी, राजनीतिक प्रश्न उठाना पड़ेगा, अपने अधिकारों को राजनीतिक मुद्दा बनाना पड़ेगा। यह न्यायपालिका का प्रश्न है। भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जिसमें जज ही जज की नियुक्ति कर रहा है, जज एक आईएएस की योग्यता तय कर रहा है और जिसकी खुद की कोई योग्यता नहीं है। जज अंकल सिंड्रोम करके एक वीडियो आया है और कुछ चुनिंदा परिवारों से पूरे देश की न्यायपालिका को चलाया जा रहा है, और ऐसा पूरे वर्ल्ड में किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है, एक केवल और केवल भारतवर्ष में है साथियों। मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण संतुलन का नियम के आधार पर कार्यपालिका न्यायपालिका अलग व्यवस्था है और यह हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक है और कानून का इंटरप्रिटेशन कर रहा है। लेकिन जब इंटरप्रिटेशन की बारी आई है तो भारतवर्ष की जुडिशरी ने हमारे अधिकार को खत्म करने का काम किया है। इसलिए किया है कि हमारे नुमाइंदगे, हमारे समाज के लोग वहां पर बैठे नहीं हैं, उनकी भागीदारी होना चाहिए। धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना।